Hello, dear students. I welcome you all in this science lecture. कैसे हो आप सभी लोग इन मुश्किल घड़ियों के अंदर? आशा है कि आप लोग घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा हुआ था, यूनिट नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ पे हमारा चैप्टर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस को डिस्कस करने के बाद ख़त्म हुआ था। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस start our today's lecture. Myself Tosif sir. At the end of lecture we will complete all the in-text questions that are in science NCERT textbook. Okay, chaliye. So in your textbook page number 243, the question number 1 in an in-text question is, what is a good source of energy? जैसा कि मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, which source we can consider as a good source? The first, it should be easily available. Second, it should do a large amount of work per unit volume. Third, it should be easy to store and transport. It should be economical. It should be cause less environmental pollution. 5 लाक्षणिकताएं एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत की होनी चाहिए कि जिसके अंदर वो हमें सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, दिए गए अमाउंट के अंदर या तो क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें से वर्क ऑब्टेन या तो एनर्जी ऑब्टेन कर पाने चाहिए। थर्ड, उसे संग्रह और उसका परिवहन हम अच्छे से कर सकने चाहिए। फर्स्ट इज स्टोर एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट। फोर्थ, इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होना चाहिए, ब्याजबी उसके दाम होने चाहिए। फिफ्थ, इट शुड कॉज लेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरण को प्रदूषित कम से कम कर पाना चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। द फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटी शुड द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैव। ओके, चलिए इस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को मालूम चले कि जो मैंने कंटेंट पढ़ाया वो कंटेंट पढ़ने के बाद हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस पेपर, हम उसे कैसे लिख सकते हैं या तो उसका आंसर कैसा होना चाहिए इफ द क्वेश्चन विल आस्क इन दैट मैनर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ गुड फ्यूल? फ्यूल हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम बाइक इस्तेमाल करने के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज अ गुड फ्यूल? अच्छा फ्यूल किसे कहोगे? अ गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, भारी मात्रा में वो बर्निंग यानी कि दहन होना चाहिए, उसका कंबंशन होना चाहिए जब भी हम उसे हीट सप्लाई करें, सॉरी उसमें से हमें इनॉर्मस अमाउंट में हीट मिलनी चाहिए जब भी उसको हम बर्न करें। सेकंड, डज नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, उसमें से धुआं प्रोड्यूस होना चाहिए नहीं, वरना वो इनविजिबल हो जाता है। अभी हमारे घर में जो गैस है वो गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। वाई वी आर यूटिलाइजिंग गैस इन प्लेस ऑफ फायरवुड? बिकॉज फायरवुड यानी कि लकड़ा जलाने के बाद उसमें से काफ़ी धुआं उत्पन्न होता है, सो इट इज़ नॉट फिजिबल टू यूज इन हाउस होल्ड। थर्ड, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, सरलता से वो हर जगह पे उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? अगर आपको आपका खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए एक सोर्स का इस्तेमाल करना हो कोई भी, तो वो कौन सा करेंगे और क्यों? हमें मालूम ही है कि खाना पकाने के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं, एलपीजी और सीएनजी या तो इलेक्ट्रिसिटी का, फॉर हीटिंग अवर फूड, because these are efficient ways of supplying energy. Thermal efficiency of the energy source is large and there is a less pollution and the source can be used easily.
क्योंकि एलपीजी सीएनजी या तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम सरलता से कर सकते हैं और वो एफिशिएंट भी है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग एलपीजी एंड सीएनजी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग अवर फूड. ओके, चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर के ऊपर का, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल के कौन सी मर्यादाएं हैं या तो डिसएडवांटेजेस है. 4 मर्यादाएं हैं. पहला, कॉज एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण करता है. सेकंड, एसिडिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जो वाटर और सॉइल रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर. Enormous amount of carbon dioxide it will release, which will cause the atmospheric pollution. Fourth, it is a non-renewable source of energy. Non-renewable का मतलब होता है एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस हमें वो मिल सकता नहीं है. That is why these are the limitations of fossil fuels. Question number 2. Why are we looking at alternate source of energy? Why we need alternate source for energy? हमें ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ढूंढने की क्या जरूरत है. Why we need to go on alternate way? Because we already know that the fossil fuels and all the types of fossil fuels that we are using, like petrol, diesel, kerosene, CNG, LPG, are exhaustible form of energy or non-renewable resources of energy. Okay, so after a period of time it will be over or the quantity is not available to the common people. So that is why we should look at alternate source of energy because of non-renewableness characteristics of energy. Okay, कंजप्शन कंटिन्यू हो जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल नहीं होगा. ऐसा भी हमने कुछ डिस्कस किया था. सो योर आंसर शुड बी इन दैट मैनर. यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा भी लिख सकते हो और जैसा मैंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ हैज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस. कैसे पवन और पानी की ऊर्जा का उपयोग हमने अपने सुविधा के लिए मॉडिफाई किया. पहले के ज़माने में पानी का उपयोग पीने के लिए या तो बर्तन मांजने के लिए किया जाता था, लेकिन वेट अ सेकंड, अभी हमने कैसे उसको मॉडिफाई किया अपनी एनर्जी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए. तो पहली चीज, वाटर एनर्जी को कैसे हमने हार्नेस किया. वी कंस्ट्रक्टेड अ डैम अक्रॉस द रिवर एंड वी स्टोर द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन वी लेट इट फ्लो डाउन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड थस इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड. डैम को हमने कंस्ट्रक्ट किया, हिली रीजन के ऊपर, हाइट के ऊपर से पानी को बहाया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में किया. उस काइनेटिक एनर्जी से हमने टरबाइन को घुमा के मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन की एंड थस वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन. सो वी मॉडिफाइड द वाटर एनर्जी टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, चलिए फॉर द सेम पर्पज हमने क्या किया, विंड मिल्स को कॉमर्शियल स्केल के ऊपर इस्टेब्लिश करना शुरू किया. The rotary motion of windmill is used to turn the turbine of electrical generator and thus to generate electricity. चलो पेज नंबर 253 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 का A. What kind of mirror, concave, convex or plane would be best suited for use in a solar cooker? Why? कौन से आईने का इस्तेमाल हम सोलर कुकर के अंदर करेंगे और क्यों, रीजन के साथ बताओ. तो कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन, ये 3 मिरर के बारे में आपने 110% 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि कनकेव का शेप मिरर का कुछ ऐसा होता है, कन्वेक्स का शेप कुछ ऐसा होता है और प्लेन मिरर इस तरीके से होता है. तो इसमें से कौन से मिरर का इस्तेमाल आप करोगे सोलर कुकर के अंदर. जैसा कि हमने उसमें देखा था कि रेज जो आ रहे थे 8th स्टैंडर्ड में, लाइट रेज, वो कनकेव के अंदर आके ऐसे फोकस हो रहे थे एक जगह पे.
और कन्वेक्स के अंदर जो आ रहे थे वो बाहर जा रहे थे इस तरीके से, और प्लेन मिरर में तो सेम मैनर में रिवर्स। तो अभी मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं कि कनकेव मिरर का अगर आप इस्तेमाल करते हो, वेट अ सेकेंड, आई विल चेंज द कलर। अगर आप कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हो तो फूड यहाँ पे रखा हुआ है सोलर कुकर के अंदर, ये आपका मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे सन रेज आ रहे हैं और यहाँ पे उसे रिटर्न हम कनकेव मिरर की वजह से फूड के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। तो जो सारे ऐसे रेज आएंगे वो कहाँ पे फोकस होंगे, कनकेव मिरर के अंदर, कनकेव मिरर के फोकस के ऊपर, और वहाँ पे फूड रखा होगा कि जो हीट हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई कनकेव मिरर इज द बेस्ट suitable फॉर सोलर कुकर। A solar cooker uses heat of sunlight to cook the food. A concave mirror is used in order to reflect and focus sunlight at a particular area. The mirror focuses all the incident sunlight at a point. The temperature at that point increases, thereby cooking and heating the food placed at a particular area. मतलब जहाँ पे हमने फूड रखा है वहाँ पे कनकेव मिरर सनलाइट को फोकस करेगा और वहाँ पे हमारा जो रखा हुआ फूड जो है वो कुक हो जाएगा। सेकेंड, What are the limitations of the energy that can be obtained from the ocean? समंदर में से मिलने वाली ऊर्जा की कौन कौन सी लिमिटेशंस है, मर्यादाएं कौन कौन सी है। जैसा कि हमें मालूम है कि समंदर के अंदर सबसे पहली जो दिक्कत हमें आती है वो लोकेशंस की होती है कि जहाँ पे फिजिबल लोकेशंस हो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोग जानने भी चाहिए, वहाँ पे जा पाने चाहिए, ताकि वहाँ पे जो अरेंजमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वो कर सके। ओशियन थर्मल पावर प्लांट हो, विंड एनर्जी पावर प्लांट हो या तो टाइडल एनर्जी पावर प्लांट हो। सो देर आर वेरी फ्यू लोकेशंस वेयर डैम्स टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी कैन बी बिल्ट। बहुत ही कम जगह है कि जहाँ से हम ये टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। सेकेंड, cost of installation of power house is extremely high and efficiency of plants is comparatively small. इस्टेब्लिश करने का खर्च ज़्यादा है और उसमें से मिलने वाली ऊर्जा की एफिशिएंसी बहुत कम है। दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। थर्ड, पावर प्लांट built in oceans or at seashores will need high continuous maintenance as chances of corrosion are extremely high. समंदर के अंदर जो भी हम इस्टेब्लिश करते हैं पावर प्लांट्स को, उसके अंदर सबसे ज़्यादा खतरा मेटालिक पार्टिकल्स को कोरोजन का होता है, और कोरोजन अगर ज़्यादा हो तो उसे कंटिन्यूअस हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसके कारण जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ ओशियन एनर्जी पावर प्लांट्स। Question number 3. What is geothermal energy? As we already discussed this question in our textbook while I am taking your lecture. फिर भी देख लेते हैं। Geothermal energy is the heat energy present inside the earth in certain regions called hotspots. Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper hot regions, the earth crust are pushed upwards and are trapped in hotspots. When underground water comes in contact with the hotspot, steam is generated. The steam is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. The geothermal energy क्या है? The energy present inside the earth in the form of hotspots. That's it. Question number 4. What are the advantages of nuclear energy? Nuclear energy के फायदे क्या क्या है? First, large amount of energy is produced per unit mass. Per unit mass उसमें से पैदा होने वाली ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। छोटे 1 किलो यूरेनियम में से जो एनर्जी जनरेट होती है उतनी ही एनर्जी हमें कोल में से अगर ऑब्टेन करनी हो तो लाखों मेट्रिक टन कोल हमें रिक्वायर्ड होगा। सेकंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इट इज़ अ क्लीन एनर्जी। ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है न्यूक्लियर एनर्जी। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट while harnessing the nuclear energy. Fission of one atom of uranium produces 10 million times the energy released by burning of one atom of carbon. It does not produce smoke. Fission of one atom of uranium produces 10 million times the energy
released by burning of one atom of carbon. फिशन, एक एटम के फिशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक एटम कार्बन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से 10 मिलियन गुना ज़्यादा है. फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे कहा जाता है. Can any source of energy be pollution free? Why or why not? क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आंसर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है. वाई और वाई नॉट. अगर हाँ कोई स्रोत पोल्यूशन फ्री है तो क्यों, और ना तो क्यों नहीं. ठीक है. सो आंसर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पोल्यूशन फ्री. सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? No source of energy can be pollution free? No, there is not. Wind energy? No, it causes the noise pollution. Second, ocean energy? No, it damages the aquatic resources. Second, it is considered that solar cells are pollution free. However, even their making causes environmental damage indirectly. अगर आप ऐसा कहो कि सोलर एनर्जी जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन सोलर सेल्स को डेवलप करने के लिए जहाँ पे ये बनाए जाते हैं वहाँ पे उसे जोड़ने के लिए जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है. मतलब इनडायरेक्टली इट विल कॉज द एनवायरमेंटल डैमेज. सो इट इज़ नॉट पॉल्यूशन फ्री सोर्स. ऑल्सो इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी देर इज अ नो वेस्ट प्रोड्यूस आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन के बाद कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता, बट फ्यूज़न स्टार्ट करने के लिए हमें फिशन रिएक्शन करवाना होता है कि जो बहुत ही खतरनाक और पॉल्यूशन वाला है. सो अल्टीमेटली नो सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री बिकॉज ऑफ दिस रीजंस. हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल. वुड यू कंसिडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन CNG? व्हाई और व्हाई नॉट? Hydrogen can be considered a cleaner fuel because its burning produces water vapor which is non-polluting. हाइड्रोजन जो गैस है उसको बर्न करने से उसमें से वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप बनती है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग होती है. हाउएवर, ड्यू टू एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ हाइड्रोजन इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट. क्योंकि इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही हैज़ार्डियस होता है कि जैसे कि CNG ब्लास्ट कहीं पे हो जाए तो कम नुकसान हो, लेकिन अगर सेम सिलेंडर में हाइड्रोजन भर के जाओ तो पूरा का पूरा शहर उड़ा सकता है वो, इतना उसके अंदर पावर होता है. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एज अ क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल a CNG, not hydrogen. Okay? चलो 254 पे आ जाओ. Name 2 energy sources that you would consider to be renewable. Give reasons for your choices. ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोत के नाम बताओ जिसे आप रिन्यूएबल के तौर पे ले सकते हो और उसके कारण बताओ. फर्स्ट इज सोलर, सेकेंड इज ओशियन. हम लेते हैं, सपोज विंड लेते हैं, तो क्यों सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है इसके कारण बताने हैं. बिकॉज द एनर्जी आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन अवर नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस करंट्स ऑफ एनर्जी. प्रकाश और गर्मी सूरज में से कंटिन्यूअस आते रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंड, विंड. द एनर्जी सोर्सेज विल नॉट डेप्लीटेड बिकॉज देयर सप्लाई इज लार्ज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी फ्रॉम दिस सोर्स इज नेग्लिजिबल. पवन ऊर्जा भी हमें कंटिन्यूअस मिलती रहती है, इसलिए वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का प्रकार है. गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टिबल. गिव रीजन फॉर चॉइस. ये तो बता ही सकते हो आप. मतलब इसमें से हमें सीखना ये है कि क्वेश्चन को समझे और उसके हिसाब से आंसर कैसे लिखे. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं. यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. ऑल दी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.